This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपने करना है वो है 25/6/2020 को, वो है अहमद गाजी। ये सितंबर 2018 में टेस्ट हुआ है। ये कहते जी अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस rules made thereunder compute the following for the year ended 30th June 2000 x8: टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। देखें इसमें इसने 3 रिक्वायरमेंट अलग अलग उसके मार्क्स देखने बताए हुए हैं। पहले उसने कहा जी टोटल इनकम, उसके 10 नंबर है। टैक्सेबल इनकम उसका 1 नंबर है। नेट टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। अगर इतना कैटेगोरिकल उसने इसके नंबर दिए हैं, इसका मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन में कहीं डिडक्टिबल अलाउंस मौजूद है। ठीक है, क्योंकि उसने उसके अलग से नंबर जो है वो कैलकुलेट करवाए हुए हैं हमसे। अब जरा क्वेश्चन को एक नज़र देखें। मिस्टर अहमद गाजी, बेसिक सैलरी है, हेल्थ इंश्योरेंस हमें नज़र आ रही है, मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है, रिटर्न एयर टिकट फॉर दुबई लोन 5 मिलियन विद होल्डिंग टैक्स, ये टैक्स वाली अमाउंट आ गई हमारे पास। अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द टैक्स ईयर इज एज अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अहमद गाजी लेट आउट हिज अपार्टमेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नज़र आ रहा है हमें। ही इज़ अ पार्ट टाइम सिंगर एंड अर्नड 2 to 5 by allowing a private TV channel to use his song in। तो पार्ट टाइम सिंगर है, ये उसकी बिजनेस इनकम हमें नज़र आ रही है। ही परचेज फ्रूट्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ये आ गई हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। दिस एज एन ओरिजिनल अलॉटी ऑन 30th June x8, तो ये टैक्स क्रेडिट हमें ये मिल गया इसका। चलिए जी, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसकी हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली। क्वेश्चन के अंदर हमें पता चला कि इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी मौजूद है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मौजूद है, बिजनेस इनकम नज़र आ रही है, कैपिटल गेन शायद मिल जाए एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर। ठीक है, चांसेस हैं कि शायद हो, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कहीं शायद मिल जाए, इसके भी चांसेस हैं। और इसके बाद कहीं हमें डिडक्टेबल अलाउंस नज़र फिलहाल नहीं आ रहा। तो हम चूंकि उसकी रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की, उसने बड़ा कैटेगोरिकल लिखा है कि टैक्सेबल इनकम को अलग लिखें और टोटल इनकम को अलग लिखें। तो हम अब एग्जाम में हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 हमें करना पड़ेगा उसका, कि उसकी टैक्सेबल इनकम ये है। बात समझ आ रही है? तो इसके अंदर हमें अलग पहले उसको करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन का नंबर दे के बताना पड़ेगा इसका पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, बेशक वो सेम हो। Amar Ghazi has been working as director production in Delta DPL, a listed company। देखें ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है इसका पता होना कि ये किस कंपनी में काम कर रहा है। तो बता सकता है, अगर एक एम्प्लॉय लिस्टेड कंपनी में काम कर रहा हो तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। क्यों? सर क्योंकि इससे लोन की इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या उसका लोन के ऊपर जिसने वो दिया है, उसने इंटरेस्ट दिया है, वो उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा या नहीं होगा। इसकी दो वजह होती है कि अगर एक एम्प्लॉय किसी लिस्टेड कंपनी में जॉब कर रहा हो, उसकी दो वजह होती है। एक उसका लोन, ठीक है, कि उसने जो लोन लिया है वो, और दूसरा होता है उसका एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अगर लोन लेके उस लोन को वो घर की कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन में यूज करेगा, तो ये बात याद रखें वो हमारा क्या बन जाएगा, डिडक्टेबल अलाउंस बन जाएगा प्रॉफिट ऑन डेट का।
समझ आई। और दूसरा, अगर वो इसमें एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर उसको शेयर्स मिले हैं, इसमें लिस्टेड कंपनी है वो, और वो ओरिजिनल अलॉटी है, तो नंबर 1 उसके ऊपर उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल अलॉटी है ना, डायरेक्ट कंपनी दे रही है और कंपनी लिस्टेड भी है, एक चीज। दूसरा, अगर वो शेयर बेचेगा तो वो कैपिटल गेन के सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में भी जाएंगे। समझ आ रही है? तो इसलिए किसी एम्प्लॉय का ये बताया जाना कि वो लिस्टेड कंपनी में काम कर रहा है, हमारी वो दो तरफ डायरेक्शन लेकर जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें मौजूद है, लोन भी मौजूद है और एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी मौजूद है उसके अंदर। ठीक है, इसलिए हमें उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, इन दोनों डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। बेसिक सैलरी उसने बता दिया, ये रिसीव्ड मंथली, देखें ये इंफॉर्मेशन है, यानी इसका मतलब ये कि ये हमारे पास, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर कोई और इंफॉर्मेशन ना हुई तो। मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, एक्सेप्ट कि अगर उसको मेडिकल फैसिलिटी दे दी जाए। और यहाँ देखें, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हिम एंड हिज फैमिली मेंबर, द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम पेड बाय डीपीएल वाज ₹50,000, डीपीएल ने दी थी, तो ये टोटली एग्जेम्प्ट हो गई, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इंश्योरेंस को भी मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट गिना जाता है, तो लिहाजा ये टोटली टैक्सेबल हो गया। ये बताऊं या ना बताऊं, आप कर लेंगे खुद ही, ट्राई करेंगे खुद ही? यस सर, कर लेंगे। जी, बाकी लोगों की क्या राय है? कर लेंगे। अच्छा जी, बहरहाल इसमें ये देखिएगा, ये लोन की अमाउंट है। अगर इस लोन को यूज किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए तो ये डिडक्टेबल अलाउंस बन सकता है। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम के लिए, लेकिन ये देखें अलॉटमेंट हमारे साल नहीं हुई, ये अलॉटमेंट पहले सालों में हुई हुई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ दो चीजें हो सकती हैं हमारे पीरियड में, या तो वो रिवर्सल की बात करेगा कि उसने शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दिए तो कैपिटल गेन को जनरेट करेंगे, या उसके साथ क्या होगा कि उसने जो ऑलरेडी इसके ऊपर बेनिफिट दिया हुआ है उसकी रिवर्सल पड़ने के चांसेस मौजूद है। ठीक है जी, बाकी चीज इसमें वो क्लियर है। अच्छा जी, हमारे पास जो वो है बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये कल वाले क्वेश्चन में से एक पॉइंट था सर। जी बेटा पूछो। सर ये जो उसको अदर इंफॉर्मेशन जो मिली है सुल्तान हॉस्पिटल से, टर्मिनल बेनिफिट्स मिले थे सर। सर उसमें ना उसको फ्री इलाज मिला था सर। एक मिनट ठहरिए, ये यही है ना क्वेश्चन? सर 10.11। अदर इंफॉर्मेशन जो थी उसमें, जी सर। फर्दर रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर, ये पूछ रहे हैं ना? यस सर। सर इसमें पॉइंट नंबर 2, जी सर इसको ये जो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिला है सर, ये एग्जेम्प्ट है। सर ये टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि इसकी एम्प्लॉयमेंट तो ख़त्म हो चुकी हुई थी सुल्तान हॉस्पिटल के साथ। ये तो एग्जाम कैसे होगा? सर सोल्यूशन में इसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है ना सर, क्योंकि ये मेडिकल बेटा फैसिलिटी। उसके बाद सॉरी, ये टैक्सीबल कहाँ नहीं है पर सर। जॉब कर रहा था? बेटा मेरी बात सुने, लिखा हुआ है ऑन फर्दर रिसीव फॉलोइंग पेमेंट फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय कहीं इसके जॉब छोड़ चुका हुआ है और उसको अंडर द एग्रीमेंट अभी भी बेनिफिट मिल रहा है, वो एग्जेम्प्ट होगा। और अगर उसको नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो वो
टैक्सेबल होगा, ये बात तो कन्फर्म है। उसका एम्प्लॉय के जॉब छोड़ने से या करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात समझ आ गई। लेकिन ये देखिएगा कि वो था हॉस्पिटल, ये पॉइंट जरा नोट करें, ठीक है। जी सर। और उसको ट्रीटमेंट बट डिड नॉट चार्ज एनीथिंग टू बदर, फेल इल एंड वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल incurred this on his retirement but did not charge anything to बदर। अब कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया उसका, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ना, जॉब तो गई। बात जी समझ सर। आ रही? इसका मतलब सर है ये कि ये तो वैसे फिजिकली भी नॉट अंडर द मार्जिनल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। के कंसेप्ट में नहीं आ जाएगा। हाँ, मैं यही समझाना उसे तुम्हें चाह रहा हूँ कि ये नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन आप देखें 3 ऐसे इदारे हैं, मैंने आपको लफ्ज दिखाया था, HEE, हॉस्पिटल, होटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई एम्प्लॉई इन इसमें उसकी एम्प्लॉयमेंट होगी और उसको यहाँ से बेनिफिट मिलेंगे सब्सिडाइज और फ्री, दैट शैल बी एग्जेम्प्ट, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर वो जॉब तो छोड़ चुका हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में 3 चीजें आती हैं, और उसका जो पास्ट, उसका प्रीवियस एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर एंड प्रोस्पेक्ट, तो तीनों चीजें उसमें शामिल की जाती हैं। तो वो बेशक वहां पर छोड़ चुका हुआ है, तो लॉ ये कहता है कि हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि जैसे ये बेनिफिट उसको अभी भी एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू है। किसी भी हेड ऑफ इनकम के अंदर आपको कोई बेनिफिट मिले, किसी भी हेड ऑफ इनकम के अंदर अगर आपको कोई बेनिफिट मिले और वो आप उसको छोड़ चुके हो, आप उस काम को छोड़ चुके हो, वहां से आपको बेनिफिट, आप कारोबार बंद कर चुके हैं, 4 साल बाद एक साहब आते हैं और आके कहते हैं कि यार वो ना अपनी वेबसाइट हमें दे दें, तो चूंकि आप बिजनेस कर रहे थे, ये आपका इनटेंजिबल एसेट है, तो ये बिजनेस में ही टैक्स होगा। समझ आ रही है? आपने एक घर किराए पे दिया हुआ था, आपका किराएदार आपका किराया मार के जा चुका हुआ है, वो घर आपने अब किराए पे नहीं दिया हुआ, आपने घर बेच दिया या कुछ भी किया, रेंट आउट नहीं है वो, 3 साल बाद वो किराएदार आता है, वो कहता है जी मेरे से गलती हो गई, ये नहीं किराया ले लें। लॉ कहता है ये आज आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिना जाएगा, सोर्स खत्म हो जाए, बेशक उससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो उसी हेड से गिनी जाएगी। क्लियर? ये किसने क्वेश्चन किया था? यस सर, क्लियर सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बात की थी बिजनेस इनकम, अगर आपको याद हो तो इसको पहले मैं एक ओवरव्यू आपको दूंगा। सबसे पहली बात तो ये हमारे पास थी, हमने ये बात की कि जनाब हमारा जो इनकम है ना, वो हमें जो एग्जाम के अंदर मिल सकती है वो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा, और या ये फुल हेड जो है हमें सिर्फ उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। ठीक है, आज ना वो मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, रात को ठंड भी थी और कहीं मैं एसी के नीचे लेटा रहा हूँ, तो मेरी हल्की हल्की ना हेडेक फील कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए जरा उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना आपको? यस सर। एक मिनट नोट कीजिएगा। अच्छा जी, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है? वो बात ये है कि आज हम बात करेंगे कि हमारे बिजनेस में
कितने हेड्स हैं, सिर्फ आज सेक्शन को पहले एक दफा रीड करके फिर हम इसको वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 18, इट टॉक्स अबाउट बिजनेस इनकम। तो सेक्शन 18 जो है वो बात करता है कि बिजनेस इनकम में क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी। ठीक होगी बात। मेरा ख्याल है कि आज तक कभी ऐसे पूछा नहीं गया डिफाइन बिजनेस इनकम। हाँ, बिजनेस इनकम के अंदर केस स्टडीज बना के पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको जरा, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद है स्पेकुलेटिव इनकम। स्पेकुलेटिव इनकम के ऊपर दो तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। एक तो इसके ऊपर लॉसेस बड़े इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर इसके लॉसेस के ऊपर बात करता है, और प्लस उसने इसको न्यूमेरिकल में टेस्ट किया हुआ। राइट। डेफिनेशन मुझे कभी नजर नहीं आई कि उसने स्पेकुलेटिव डेफिनेशन पूछी हो, या शायद हो, मेरे जहन में नहीं अभी आ रही। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो आपको, जो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो मैं केस स्टडीज करवाऊंगा इसके ऊपर। शायद एक दफा डेफिनेशन इसकी आई हो, लेकिन इसको समझना, अंडरस्टैंड करना कि ये क्या चीज है। अच्छा, अब सवाल ये है कि बिजनेस के अंदर तीन तरह की बिजनेस को अलग अलग क्यों किया गया। ये फौरन जहन में आता है ना। देखें, हमने सैलरी को पढ़ा तो उसने सैलरी को उसके आगे बताया था कि सैलरी में ये चीजें शामिल होगी, लेकिन बिजनेस इनकम के अंदर उसने तीन तरह के आगे बिजनेस जो थे उनको डिफाइन किया। बिजनेस इनकम एक अलग चीज है, स्पेकुलेटिव इनकम एक अलग चीज है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी एक कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं। तो पहले जरा इनमें फर्क देखिएगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो बिजनेस इनकम है ना, ये तो आप समझते हैं नॉर्मल है, अभी हम पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि ये तो एक नॉर्मल आपके बिजनेस जो आप करते हैं, कोई बंदा जो है वो कारोबार कर रहा है, वो सिट्टे बेच रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है, उसको हम बिजनेस इनकम ही कहेंगे। सर एक्सक्यूज मी। जी शुएब। सर कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि हमें आवाज नहीं आ रही। मैंने उन्हें कहा भी है कि आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें, उन्होंने वो भी किया लेकिन फिर भी आवाज नहीं गई उन्हें। आवाज नहीं आ रही? आप लोगों को आ रही है? यस सर। जी सर, को हमें आ तो रही आ है? रही है आवाज। बाकी जो क्लास में है सबको आ रही है कि अभी भी किसी को मिसिंग है ये? सर आ रही। भाई ठीक आ रही है। हाँ जी, क्लियर है। तो फिर मैं ये डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर लूं? अगर तो आपको आ रही है, इसका मतलब है उनका कोई नेट का इशू ना हो। सर उनका नेट का इशू है, लेकिन वो मैंने उन्हें कहा रिकनेक्ट करें, फिर भी नहीं आई उनको आवाज। फिर क्या इसका करेगा? एक मिनट होल्ड करें जरा, जरा मैं ही डिस्कनेक्ट करके करता हूँ, शायद कोई फर्क पड़ जाए। सर पहले मुझे प्रमोट कर लीजिएगा वरना मीटिंग एंड हो जाएगी। नहीं, आप प्रमोटेड है। आपको दिया तो था।
जी अब मेरी आवाज आ रही बेटा आप लोगों को सही? यस सर। और जो बाकी लोग थे जिनको आवाज नहीं आ रही थी, अब ठीक है उनके लिए? अच्छा जी, तो हम यस सर, बात अब कर ठीक। रहे थे कि बिजनेस इनकम जो है उसके अंदर पहली तो नॉर्मल बिजनेस इनकम है, जैसे हम लोग कारोबार करते हैं, ठीक है। तो ये सारा बिजनेस में आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस। इसी तरह कोई साहब जो है वो बाजार के अंदर सिटे बेच रहे हैं, कोई फल बेच रहा है, ये सारे बिजनेस की कैटेगरी में आएंगी। तो ये बात याद रखें, दो ही चीजें दुनिया में बिकती हैं, या वो गुड्स होती हैं या वो सर्विसेज होती हैं। क्या होती हैं? या वो गुड्स होती हैं या वो सर्विसेज होती हैं। और जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं उसके अंदर सर्विसेज को भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की ही कहा गया है। बैंक्स जो है वो अपनी सर्विसेज को प्रोडक्ट्स कहते हैं। यानी आप उनसे अगर बात करेंगे तो वो लोन को एक प्रोडक्ट गिनेंगे, लीज को एक प्रोडक्ट गिनेंगे अपनी। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम और बिजनेस में क्या फर्क है, ये अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखें, अगर आप किसी चीज की गुड्स में डील करें लेकिन एक्चुअली डिलीवरी ना लें, उसकी प्राइस से एंजॉय करें। आपने किसी से देखिए यहाँ पर तो एक्चुअल आप लेन देन कर रहे हैं ना, गुड्स परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी से गुड्स में डील करें, किसी फैक्ट्री वाले को कहें कि जनाब आप चीज मुझे बेच दें, ठीक है, वो कहते हैं जी मैं दे देता हूँ, आप कहते हैं 6 माह बाद दें, लेकिन उससे पहले प्राइस बढ़ जाए और आप वो चीज की सिर्फ प्राइस को एंजॉय करें, उसी को वापस बेच दें, गुड्स की डिलीवरी ना लें, सिर्फ उससे जो प्राइस में चेंज है वो सेटल कर लें, तो उसको हम स्पेकुलेटिव इनकम करते हैं। जस्ट मैं अभी एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जो आपके नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी एक साल में स्टार्ट होगा, हो सकता है दूसरा साल गुजर जाए, तीसरा साल गुजर जाए, तो वो थर्ड ईयर में जाके क्लोज हो। कोई डैम आप बना रहे हैं, कोई रोड्स आप बना रहे हैं, उसके लिए लॉ ने अलग से आपको प्रिंसिपल बताए। क्योंकि आपको अगर एक ही साल में डाल के टैक्स लग, आपने काम तो 3 साल किया है। देखे ना, जैसे मैं जूते बेच रहा हूँ, मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, कोई कारोबार कर रहा हूँ, तो मुझे हर साल की अपनी इनकम को क्या करना है, अलग से टैक्स करवाना है। लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब पता चलता है जब आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। तो उस सूरत में तो उस बेचारे को बड़ा नुकसान होगा। तो लिहाजा यहाँ पर लॉ ने जो है वो इसको जरा डिफरेंट करके इसका एक पैटर्न बताया कि इस तरीके से आपको टैक्स लगेगा। यानी ये बात फेवर में है टैक्स पेयर की, तो उसको कैसे टैक्स लगाया जाएगा। उसके बाद आती हैं डिडक्शंस। सबसे पहले हमारे पास दो सेक्शंस हैं, एडमिजिबल डिडक्शंस और इनएडमिजिबल डिडक्शंस। कौन सी? भाई ये जो डिडक्शंस की बात की जा रही है ये सब की बात की जा रही है, whether you are talking about cost of sale, you are talking about administrative expenses, you are talking about selling expenses, किसी भी एक्सपेंस की आप बात कर रहे हैं, सब की बात की जा रही है। पहले है कि कौन कौन सी डिडक्शंस आपको अलाउ है, पहली बात। और दूसरी बात कि कौन कौन सी डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं है। इनएडमिजिबल डिडक्शंस, ठीक है। इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला है, इनएडमिजिबल डिडक्शंस, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर बिजनेस का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो फिर समझ लें कि तकरीबन 99.9% चांसेस हैं कि ये चीज आपको एग्जाम में मिलेगी। कितना बड़ा गैस है कि अगर बिजनेस के एरिया को टेस्ट किया जाएगा एग्जाम में तो सेक्शन 21 को लाजमी टेस्ट किया जाएगा, इसलिए इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स,
कि अगर आप एसेट्स की लेन देन करते हैं, एसेट को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसके लिए क्या होगा। तो इसमें पहली चीज है हमारे पास डिप्रिसिएशन। अच्छा, ये जो वर्ड है ना इनिशियल अलाउंस, ये भी असल में डिप्रिसिएशन का ही एक हिस्सा है, जो कि हमें अकाउंटिंग में नहीं मिलता। अकाउंटिंग में नहीं मिलता, लेकिन टैक्स के अंदर एक समझ लें कि एडिशनल टाइप की एक डिप्रिसिएशन है जो आपको पहले साल मिलती है। एक पहले साल जो अलाउंस दिया जाता है एसेट के परचेज करने के ऊपर, अब ये काफी लिमिटेड हो चुका हुआ है। उसके बाद है जी हमारे पास इनटेंजिबल्स। तो पहले ये दो जो है ना, ये टेंजिबल्स के ऊपर है, ये दो जो सेक्शन है ये इनटेंजिबल्स के ऊपर है। सेक्शन 22, 23, 20, तो ये असल में टेंजिबल सेक्शन की एसेट्स की बात करते हैं और ये इनटेंजिबल की बात करते हैं। ठीक हो की बात। उसके बाद जो है ना, ये आप देखें सेक्शन चेंज हो गए। 25 के बाद डायरेक्ट 75 आ गया। ये क्यों चेंज हुए कि पहले मैं इसके साथ आपको एसेट की एक्विजिशन की बात बताऊंगा। अगर आप एसेट को अक्वायर करेंगे तो डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, फिर उसके बाद एसेट की सेल आएगी, उस सेल को कैसे आप डील करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लेकर चलेंगे कि एसेट की सेल किस तरह से बोली जाएगी। ठीक है जी। तो ये बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि एसेट की जब डिस्पोजल आएगी तो उसको कैसे लेकर चलना है। उसके बाद लॉ ने कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस को डिस्कस किया। उसने कहा जी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर बात उसने अलग से की है। उसने इसके ऊपर साइंटिफिक एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर के ऊपर अलग से बात की। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि आप जब रिसर्च करते हैं तो आप पॉसिबली किसी डिफरेंट बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये बात याद रखें, जो कमिश्नर है ना, अगर आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं आप उसका क्लॉथ का, और आप उसके अंदर टूल्स भी परचेज कर लेते हैं, कुछ स्क्रू है, कोई हैमर है आपके पास, तो कमिश्नर उसके ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन डालता है कि ये क्या काम कर रहे हो भाई, तुम्हारा तो कपड़े का कारोबार है। ठीक है, तो इसलिए लॉ ने, अब आप काम कर रहे हैं क्लॉथ का, अब आपने पेमेंट की, रिसर्च की किसी बैलून्स के ऊपर, उसके ऊपर रिसर्च करवा रहे हैं, तो कमिश्नर इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आपके ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं, तो लिहाजा ये मैं एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं करूंगा। इसीलिए लॉ ने कुछ एक्सपेंसेस को अलग से डिस्कस किया, जैसे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज है, कि आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और कुछ और फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, वो भी आपको एक्सपेंस अलाउ होगा। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट, अगर आप इंटरेस्ट देंगे, देखिए ये क्या है, इंटरेस्ट देंगे, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। थिन कैपिटलाइजेशन आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद बैड डेट्स, ये तो आपका अकाउंटिंग में भी बड़ा एक मशहूर और मारूफ एरिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हमें बैड डेट्स मिलेगा, इसकी मोडेलिटी को भी हम सीखेंगे। उसके बाद आ गया जी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कि कौन से मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। ये आपने पढ़ा होगा कि आपके पास दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप देखें कि अगर आप इनको देखें तो ये तीनों सेक्शन असल में एक ही हैं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और इसको समझ लें कि ये उसके पार्ट्स हैं। मेरे ख्याल में कि अगर मुझे कहा जाता कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को डिजाइन करें, तो मैं इसके लिए अलग अलग सेक्शन ना बनाता, बल्कि असल में इसी सेक्शन के अंदर इसके सब सेक्शन बना के मैं 32 के अंदर इसको डाल देता, क्योंकि ये उसी का हिस्सा है। उसके बाद है जी स्टॉक इन ट्रेड, इसको कैसे करेंगे, तो एग्जामिनर हमें वही सेम फार्मूला बता रहा है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही जो आप मैथ में उसमें अकाउंटिंग में पढ़ते थे, यहाँ पर भी ये वही चीज आएगी। उसके बाद इसके अंदर
ये 2 एरियाज नहीं है हमारे, ये इसको मैं ठीक करके फाइल को आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। ये फाइनल के एरियाज है। लॉसेस के ऊपर हम बात करेंगे। लॉसेस के ऊपर अभी तक मैं आपको सैलरी के लॉसेस की बात कर चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात कर चुका हूँ, कैपिटल गेन्स के ऊपर बात कर चुके हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास जो लॉसेस बचेंगे ना, वो हमारे पास जो बचेंगे वो बचेंगे बिजनेस के लॉसेस, प्लस जो हमने डिस्कस करना है स्पेकुलेटिव इनकम, और प्लस फॉरेन सोर्स लॉसेस जो है ये एरिया बचेगा जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब हमारी जो किताब है, किताब के अंदर ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं? हमारी किताब में आपके जो चैप्टर हैं ये है चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16। लेकिन जब 16 करेंगे तो इसके दरमियान में हम जाके चैप्टर नंबर 6 को करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद हम 16 को लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 16 के अंदर इंडिविजुअल के क्वेश्चन भी हैं और एओपी के क्वेश्चन भी हैं। तो एओपी के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें चैप्टर नंबर 6 शेयर फ्रॉम एओपी को समझना पड़ेगा। तो बात समझ आई जी? तो ये हमारा अब जो है, मैंने आपको रोड मैप बता दिया कि इस तरह से हम इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पहले मेरे से पूछ सकते हैं। कोई आपके जहन के अंदर कोई इमेज डेवलप हुई है कि मैंने क्या आपको बताया? जी जी, मेरे शहजादों और शहजादियों भाईजान बताएं आप। यस सर, हुई है। तो ये हमारे पास एक हमारा रोड मैप है, जरा उसको देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आता है जी अब सेक्शन नंबर 18, इनकम फ्रॉम बिजनेस। व्हाट इज मेंट बाय इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या है? अच्छा, यहाँ आपने कोशिश करनी है कि रट्टा लगाना है चीजों को। जो मैं आपको बताऊंगा तो आपने उसके ऊपर रट्टा लगाना है। जी, the following income of a person for a tax year other than income exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax under the head income from business। मैंने सोचा कि आपकी वसातत से थोड़ा थोड़ा साथ नाश्ता भी कर लिया जाए। तो उसने कहा जी, द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम एनी बिजनेस। देखें यहां वर्ड उसने क्या किया, एनी बिजनेस। एनी बिजनेस से क्या मुराद है? लीगैलिटी की बात नहीं की। आप कुरान पाक बेच रहे हैं, बिजनेस है आपका। अगर आप चर्च बेचते हैं तो भाई वो भी आपका बिजनेस है। तो टैक्स के अंदर उनको टैक्स से गर्ज है, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आप जायज काम कर रहे हैं या नाजायज काम कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई? ये एक जहन में चीज बिठा के रखनी है। कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। कोई लाजमी नहीं कि उसने उसको उन्होंने इसको पूरा थ्रू आउट पीरियड उसको रखा है। किसी भी साल उसने किया काम और उसके बाद छोड़ दिया तो वो बिजनेस इनकम में ही गिना जाएगा। यहां पर देखें, ये आपको सेमी कॉलन नजर आ रहा है। इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूएशन, कि लिस्ट जारी है। ठीक है,
any income derived by any trade, professional or similar association from the sale of goods or provision of services to its members। ठीक है, अगर कोई एसोसिएशन, ठीक है, अपने मेंबर्स को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करे तो वो भी किस में गिनी जाएगी, वो भी बिजनेस इनकम में ही गिनी जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ इदारे ऐसे हैं, कुछ होटल्स ऐसे हैं, कुछ इदारे ऐसे हैं जो एसोसिएशन है, जो अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं, और वो कहते हैं जी हम तो खिदमत के काम कर रहे हैं, हम तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, और वो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पाकिस्तान रेलवे गोल्फ क्लब है, और वो आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गोल्फ खिलवाते हैं आपको, उसके बाद स्विमिंग पूल है उसके अंदर, उसके बाद उसमें रेस्टोरेंट है, खाने मिलते हैं आपको। तो लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई भी एसोसिएशन वो कोई गुड्स प्रोवाइड करे या अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करे तो वो भी उसकी बिजनेस इनकम ही गिनी जाएगी। एनी इनकम फ्रॉम हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, यहां लॉ ने क्या कहा, मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई साहब किसी घर को रेंट आउट करेंगे और वो सब कहते हैं जी मेरा कारोबार यही है, तो लॉ कहता है सेक्शन 18 ये कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी बिजनेस इनकम नहीं है, ये तुम्हारी बिजनेस इनकम नहीं है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही रहेगा। सेक्शन 18 ये कहता है कि बिजनेस इनकम में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट आएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट में क्या क्या चीजें शामिल हैं, आप बताएं। कार, रेंट ए कार वालों को आपने सुना होगा, रेंट ए कार अक्सर होता है ना, रेंट ए कार, रेंट ए बाइक, ये वाले। उसके बाद कैटरिंग वाले, शादी ब्याह पे जो आपका सामान प्रोवाइड करते हैं शादी का, वो भी इसी में आएगा, वो भी बिजनेस में ही आएंगे। तो आप ये देख रहे हैं एक सेमी कॉलन चल रहा है साथ, इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन है। सर जी सर लोगों का जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता है सर, उसको क्या जी कहेंगे? जी, किसका? सर कंस्ट्रक्शन, सर जो लोग घर बना के बेचते हैं। तुम लेट आए हो अभी, नहीं ये सर, अभी मैं मैंने पहले से स्टार्ट ही। में मैंने इसमें शुरू नहीं में सर, बताया, जो सेक्शन 36 है ना हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, वो इसी को डील करता है। वो बिजनेस ही है लेकिन उसकी एक कैटेगरी है, उसको अलग से कैटेगराइज किया गया है वो बिजनेस ही, लेकिन उसको अलग से कैटेगराइज किया गया। वो उसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। The fair market value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, convertible into money or not, ये पॉइंट जरा नोट कीजिएगा कि वो बेनिफिट जो है वो पैसे में कन्वर्ट हो सके, यानी आप उस बेनिफिट को आगे बेच सकें या ना बेच सकें। इसकी क्या एग्जांपल है, पहले इसको पहले समझें कि कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। देखिए मैं कहीं पर किसी को कोई मुझे कोई बेनिफिट देता है, फॉर एग्जांपल मुझे एक साहब घर देते हैं, ठीक है, मैं उसका कोई काम करता हूँ तो मुझे वो घर दे देते हैं, क्या मैं घर आगे बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता हूँ? इसको क्या हो गया, शुएब मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है सर। ये जो वन नोट सॉफ्टवेयर है वो क्लोज हो गया सर। अच्छा, वो क्लोज हो गए, पता नहीं क्या हुआ यार। अच्छा मैं मीटिंग में ही हूँ, ठीक है, ओके थैंक यू। मैं समझ रहा था मैं मीटिंग से निकल गया।
वो टच सिस्टम है ना, वो सॉफ्टवेयर का, वो मेरा लैपटॉप का, तो शायद उसमें कहीं हाथ लग गया मेरा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे उसकी घर की, कि अगर मुझे कोई पेमेंट करने की बजाय घर दे दे, मैं किसी के पास कोई उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि मुझे DHA वाले या बहरिया टाउन वाले कहेंगे जी हमारी आप रिटर्न फाइल करें, हमारे टैक्स का काम करते हैं, या हमारी सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट कर दें, लेकिन वो कहते हैं जी हम आपको कैश नहीं देंगे, हम आपको एक प्लॉट दे देंगे या एक घर दे देंगे। ठीक है, अब ये घर जो है ये मैं इसको बेच सकता हूँ ना, यानी इसको मैं कैश में कन्वर्ट करता हूँ, तो ऐसा बेनिफिट जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन देखिए कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मसलन कोई इदारा ये कहे कि जनाब आप हमारा ये काम कर लें, जैसे हॉस्पिटल है, तो आप हमारी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, हम आपको क्या करेंगे कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन फ्री देंगे। ठीक है, अगर आप में से कोई भी आप या आपकी फैमिली जो है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो हम आपको क्या करेंगे, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन देंगे। क्या मैं इसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बताएं। नो सर। नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर। वो बेनिफिट है, अगर इंजेक्शन मुझे लगा है तो मैं किसी को कहूँ कि यार ये जो इंजेक्शन मुझे लगा तुम लगवा लो और पैसे मुझे दे दो, तो वो तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए लॉ ने कहा कि वो बेनिफिट ये लाजमी नहीं कि वो कैश में कन्वर्ट हो सकता हो सकता हो या ना हो सकता, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू derived by a person in the course of or by virtue of a past, present or prospective business relationship। ये सेम लाइन में अगर आप बिजनेस रिलेशनशिप को निकाल के एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप डाल देंगे ना, तो ये सैलरी में लाइन चली जाएगी। ठीक हो गया। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई एसेट ट्रांसफर करे या सर्विसेज प्रोवाइड करे तो उसकी सैलरी में टैक्स हो जाएंगी, याद है? यहाँ पर भी यही बात है। देखिएगा, Mr. Engineer contracted with DHA to build phase 120 in Lahore। अभी तक कितने फेज है? मेरे ख्याल 11 है ना। तो मैं प्रोस्पेक्ट, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये कितने बन जाएं, 120 फेज हो जाएं लाहौर के अंदर। और एक वक्त आएगा कि आपको फिर पूछना पड़ेगा जी मैं DHA जा रहा हूँ, तो पूछेंगे आपसे DHA कहाँ जा रहे हैं, वो कहेंगे जी DHA में एक लाहौर है, वहां मैंने जाना। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, तो ये एरिया है, वहां पर आप चले जाएं। तो अभी तो हम कहते हैं ना लाहौर में DHA है, तो शायद एक वक्त आए कि DHA में लाहौर हो। जितनी तेजी से ये फैल रहा है और सारे गांव अल्हम्दुलिल्लाह खा गया ये, तो छोड़ेगा कुछ नहीं। आपको पहले पता है दाल क्या रेट था? 3-4 रुपए किलो होती थी, और गोश्त वो 100 और 200 पे होता था। अब नवाज आपको शरीफ मुर्गा जो है याद वो कर रहे हो बाज सर? का जो है वो मुर्गा जी, शरीफ का दौर याद कर रहे हैं 1990 वाला। भाई मैं तो जाहिर बात है अपने दौर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जो है आप देखें जरा, आपको ग्रेन्स वगैरह जो पल्सीज हैं उसके रेट क्या है, 300 400। उसकी वजह क्या है? ये कि हमने एग्रीकल्चर जो लैंड अल्लाह ताला ने हमें दी थी, हम उसका बेड़ा गर्क कर चुके हुए। अल्लाह ताला ने हमें बंजर जमीन दी, यहाँ घर बनाओ, हमने उसको बंजर ही रहने दिया। अल्लाह ताला ने हमें एग्रीकल्चरल लैंड दी कि यहाँ पर आप क्या करो, फसलें उगाओ, और हमने उसके ऊपर घर बना दिए। और फिर हम हाथ उठा के 27वीं में दुआ करेंगे या अल्लाह रहम फरमा, तो अल्लाह ताला रहम फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। DHA decided to give them उसको ₹100 million and one canal plot in the same phase। उन्होंने कहा जी आप इसको कंस्ट्रक्ट करें तो हम आपको 100 मिलियन देंगे आपकी मजदूरी, प्लस एक कनाल का प्लॉट भी आपको देंगे। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लॉट वाज 10 मिलियन, और उस घर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 मिलियन। तो अब इसकी टोटल बिजनेस इनकम कितनी गिनी जाएगी, कैश प्लस इन काइंड जो उसको बेनिफिट दिया गया। वो ये नहीं कह सकते जी ये तो उन्होंने मुझे तोहफातन हदियतन दिया है। लॉ कहता है जो तोहफा मिलेगा ना, गिफ्ट मिलेगा, वो सिर्फ रिलेटिव से आप ले सकते हैं, तो इसलिए इनकी ये इनकम भी उसमें टैक्स की जाएगी।
इसी तरह अगर आपको किसी हॉस्पिटल से बेनिफिट्स मिलेंगे तो उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू आपके बिजनेस में ऐड की जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन मेरी नहीं है, ये आगे में लिखा हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की एक्सप्लेनेशन है। For the purpose of this clause, it is declared that the word benefit includes any benefit derived by the way of waiver of profit on debt or the debt itself under the State Bank of Pakistan Banking Policy Department or in any other scheme issued by the State Bank of Pakistan। आपको यहाँ पर पाकिस्तान के मिनिस्टर्स याद आने चाहिए। याद है ना जी, अखबार में आता है कि जी फलां मिनिस्टर को इतना लोन माफ कर दिया गया, आता है कि नहीं अखबारों में, फलां को इतने अरब माफ कर दिए गए, उसने लोन माफ करवा दिया। जी बताएं, ऐसा आता है कि नहीं? ये वो बात की जा रही है कि अगर स्टेट बैंक की किसी पॉलिसी के अंडर आपका कोई लोन माफ कर दिया गया तो आपका टोटली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस में। आपने लोन लिया हुआ है, आप पाकिस्तान के बड़े अच्छे मिनिस्टर हैं, बड़ी खिदमत की आपने पाकिस्तान की, और उसके बाद आपने 5 अरब रुपए का लोन ले लिया किसी बैंक से, किसी शेड्यूल्ड बैंक से, और उसके बाद आपने कहा जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ तो मुझे माफ कर दिया जाए। तो स्टेट बैंक ने ऑर्डर कर दिए कि ठीक है जिसको माफ कर दें, इसकी पेमेंट हम कर देंगे। समझ आ रही है? तो ये लॉ कहता है कि आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस गिनी जाएगी। एनी मैनेजमेंट फी ड्राइव्ड बाय अ मैनेजमेंट कंपनी इंक्लूडिंग अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। देखें ये पहले भी एक वर्ड आया था मुदारबा सर्टिफिकेट्स, अब क्या है? मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी आपके पास आ रही है। देखें जो मुदारबा कंपनी है ना, ये हमारी जैसे आम कंपनी होती है ना, मुदारबा कंपनीज भी हमारी काम करती हैं, लेकिन इसके साथ एक होती है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। मुदारबा जब फ्लोट होता है ना तो उसके साथ एक मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसने क्या करना होता है कि मुदारबा कंपनी को मैनेज करना होता है। समझ आ रही? मुदारबा इटसेल्फ एक कंपनी है और मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी जो है वो भी एक अलग है। तो हर मुदारबा कंपनी की कोई ना कोई मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी होगी, लेकिन एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी की कई मुदारबाज हो सकती हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है, यानी कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, हर कंपनी का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास हो सकता है 100 कंपनीज हो। तो बिल्कुल ऐसे ही इसको आप समझ लें। तो अगर हमें कोई मैनेजमेंट फी मिलेगी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, वो भी उसकी बिजनेस इनकम में ही काउंट की जाएगी। ये देखिएगा, ये एग्जाम में जी सर ये मुदारबा जो है ये इस्लामिक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है कि आप उसके अंदर वो करेंगे। ये मेरा ख्याल है आपका जो फाइनल में आप कॉर्पोरेट लॉ जो पढ़ते हैं ना उसके अंदर ये आएगा आपके लिए, एडिशनल लॉ वहां पर जाके पढ़ेंगे आप। जो आपके सिलेबस से ऊपर वाली चीज होती है ना वो यहाँ नहीं टेस्ट की जाती, ये बात याद रखें। यानी ये आपके पोस्ट टॉपिक है आपका, इसलिए यहाँ इसको नहीं टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इससे जो नीचे वाला टॉपिक है वो यहाँ पर टेस्ट हो सकता है। इसको ऊपर रखने का मकसद ये होता है, जैसे आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है तो मैं देखा कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ कि 80% है अमाउंट, इसको 100% कैसे करना है, क्योंकि इससे पहले आपको मैथ पढ़ाया गया। इसी तरह पहले आपको अंग्रेजी पढ़ाई गई है, तो यहाँ एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अंग्रेजी ठीक लिखें। Any profit or debt derived by a person where the person's business is to drive such income shall be chargeable to tax under the head income from business and not under the head income from other sources। क्यों? देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 के अंदर हम ये बात पढ़ के आए हैं कि प्रॉफिट ऑन डेट अगर आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे जो आपको सूद मिलेगा वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो यहाँ उसकी समझने की एक क्लैरिटी दी गई कि अगर किसी साहब का जो बिजनेस है उसका कारोबार जो है वही बिजनेस इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं लिखेगा। अच्छा अब आप देखें सेक्शन 39 में स्टार्ट में ही ये बात कर दी गई कि कोई इनकम जो किसी और हेड में ना जाए वो यहाँ आएगी, इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये बात समझ आ रही? तो ये बात एग्जाम में भी आ चुकी हुई है कि उन्होंने ये पूछा कि ये बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल है
कि कोई एक इनकम जो है वो दो हेड्स ऑफ इनकम में जा सकती हो, तो उसका आंसर यही बनता है कि जी बिल्कुल, कि अगर किसी का इनकम जो है वो उसका बिजनेस है, प्रॉफिट ऑन डेट, उसकी ये एग्जांपल आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं, तो वो उसको बिजनेस इनकम में लिखेगा, और अगर उसका वो बिजनेस इनकम नहीं है तो वो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाकर लिखेगा। देखिएगा, मिस्टर सूद डिपॉजिटेड ₹1 million इन HBL। मिस्टर सूद ने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए 1 million। HBL इशूड लोन टू मिस्टर मजबूर, एक साहब थे बड़े मजबूर, उनको उन्होंने लोन दे दिया 1 million का। HBL चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर मजबूर। देखिएगा, मिस्टर सूद ने HBL को लोन दिया, पैसे जमा करवा दिए, HBL ने आके मिस्टर मजबूर को पैसे दे दिए। अच्छा जी, चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर मजबूर ₹200,000 एंड पेड इंटरेस्ट टू मिस्टर सूद 100,000। तो इससे उनको कितना मिला लोन, इंटरेस्ट कितना मिला, 2 लाख रुपए का, और इनको उन्होंने कितना दिया, 1 लाख रुपए का दे दिया। अब देखिएगा, इसकी भी इनकम जनरेट हुई, इसकी भी इनकम जनरेट हुई, तो इसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस गिनी जाएगी और इसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स गिनी जाएगी। हालांकि दोनों को सूद ही मिला, लेकिन इसके लिए बिजनेस इनकम क्यों गिनी जाएगी, क्योंकि इसका बिजनेस बिजनेस ही यही है, जबकि मिस्टर सूद का ये कारोबार नहीं है, वो तो कोई और कारोबार कर रहा है, उसने ऐसे पैसे जमा करवाए बैंक में तो उसको पैसे मिल चुके हुए हैं। ये बात समझ आई? तो ये इलस्ट्रेशन समझाने का ये मकसद था। अच्छा, ये वाली जो चीज है ना 3, ये इसकी एक्सेप्शन है, इसको जरा जहन में रखना है आपने, सी की 1C की एक्सेप्शन है, ठीक है, ये सेक्शन 1C की एक्सेप्शन है। 1C के अंदर क्या कहा गया, 1C के अंदर ये कहा गया था, क्लॉज इसको जो हमारा सी था, क्लॉज सी थी, उसमें कहा गया था कि कोई भी अगर आप मूवेबल एसेट, कोई भी मूवेबल एसेट अगर आप उसको रेंट आउट करेंगे तो वो आपकी बिजनेस इनकम गिनी जाएगी। लेकिन यहाँ पर बताया गया नहीं, बैंक के लिए ऐसा नहीं है। बैंक के लिए क्या है कि बैंक किसी भी एसेट को, वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, अगर उसको रेंट आउट करेगा तो उसकी बिजनेस इनकम ही गिनी जाएगी। ये बात समझ आई? मैं अगर अपना घर रेंट आउट करूंगा तो मेरे लिए क्या होगी, मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं गाड़ी को रेंट आउट करूंगा तो मेरी बनेगी इनकम फ्रॉम बिजनेस। देखिए, इमरान शहजाद घर को रेंट आउट करेगा तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिनी जाएगी। इमरान शहजाद गाड़ी को रेंट आउट करेगा तो ये क्या होगी, मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस गिनी जाएगी। लेकिन अगर एक बैंक ये काम करेगा तो बैंक के लिए ये भी बिजनेस और ये भी बिजनेस होगा। अब समझ आई बात की आपको? जी, इट्स ओके। यस सर। चले, थैंक यू। तो ये सेक्शन 3 है, ये आपके लेवल पे कभी पूछा नहीं गया, लेकिन आपको एहतियातन पता होना चाहिए इसकी एक्सेप्शन का। एग्जामिनर अगर आपसे ये बात करे तो आपको पता होना चाहिए कैसे होगा। वेयर अ लेसर बीइंग अ शेड्यूल्ड बैंक और एन इन्वेस्टमेंट बैंक or a development finance institution or a मुदारबा or a leasing company has leased out any asset, मैंने इसको हाईलाइट किया, whether owned by it or not। ये देखें, वहां पर हमने सेक्शन 39 में ये पढ़ा था कि अगर कोई टेनेंट घर को आगे रेंट आउट करेगा तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि बेशक वो घर उस बैंक का हो या ना हो, उसको रेंट आउट करेगा, किसी भी चीज को उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही ट्रीट की जाएगी। टू एनी अदर पर्सन एनी अमाउंट पेड और पेएबल बाय सेड पर्सन इन कनेक्शन विद द लीज ऑफ सेड एसेट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द सेड लेसर। लेसर कहते हैं वो जो लीज आउट कर रहा है, और लेसी कहते हैं जिसको लीज की जा रही है किराएदार को। ये दो लफ्ज भी जहन में रख लीजिएगा कि एक तो ओनर का वर्ड यूज हुआ है आपके एग्जाम में, लॉ में भी, और दूसरा इसका ऑल्टरनेट वर्ड क्या है, लेसर।
जो किराए पे दे रहा है, और दूसरा टेनेंट किराएदार को कहते हैं, या इसका दूसरा लफ्ज क्या है इंग्लिश में, लेसी। ये दोनों सेम लफ्ज है, ऑल्टरनेट एग्जाम में यूज हो सकते हैं। ये मैंने इसकी एग्जांपल दी जो मैंने आपको अभी समझाई है, इसको देख लीजिएगा जी। उसके बाद है जी फोर्स, ये भी एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, जरा इसको देख लीजिएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी where such amount represents distribution by a mutual fund और a private equity और venture capital, ये भी आपके कॉर्पोरेट लॉ के अंदर मौजूद हैं जो आप फाइनल में पढ़ेंगे। out of its income from profit on debt shall be chargeable to tax under the head income from business and not under the head income from other sources। अगर आपको इससे कोई डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपको डिविडेंड मिले या आपको कोई प्रॉफिट्स वगैरह आपको डिक्लेयर किए जाए तो वो भी कहां पर जाएंगे। तो तकरीबन ये वाली आपकी बात इस बात के साथ मैच कर गई। ये हमारा जो सेक्शन था दिस वन इसके साथ। तो इसमें क्या है कि आप कैश इन्वेस्ट करें अदर देन म्यूचुअल फंड में, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सेक्शन 4 के अंदर भी यही बात की जा रही है कि अगर एक बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी अगर इन्वेस्ट करें किसी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में तो वहां से उनको, यानी आप इसको सम अप अगर करें तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो किसी जगह पर भी इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट से उनको जो कुछ भी मिलेगा उनकी बिजनेस इनकम ट्रीट की जाएगी, वेदर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट वेदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जी ये था आज का हमारा लेक्चर जो सेक्शन 18 को मैंने आपसे डिस्कस किया और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उसके एग्जाम को मैंने डिस्कस किया आपसे। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।